समिति की बैठक, बड़े नेताओं को चुनाव लड़ाने की मांग उठी है। स्क्रीनिंग कमेटी की इस बैठक में यह मांग उठी है कि बड़े नेताओं को चुनाव लड़ाया जाए। स्क्रीनिंग कमेटी के कई सदस्य बड़े नेताओं को चुनाव लड़ाए जाने के पक्ष में हैं। लोकसभा चुनाव में बड़े चेहरों को उतारकर चुनाव की रणनीति बनाई जाए, ऐसी इस बैठक में मांग उठ रही है। बहरहाल अभी देखना यह होगा कि इस बैठक के बाद और क्या कुछ तथ्य कांग्रेस पार्टी की इस बैठक से सामने आते हैं। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में ये चर्चा हुई और बड़े नेताओं को चुनाव लड़ाए जाने की मांग की जा रही है। अब वो बड़े चेहरे कौन से हैं, कौन से वो नेता हैं जिन्हें चुनाव लड़ाए जाने की तैयारी कांग्रेस पार्टी की रहेगी। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में तय हुआ है कि बड़े नेताओं को चुनाव लड़ाया जाए। वासु चौरे हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे बात करेंगे। वासु, ये बड़े नेताओं को चुनाव लड़ाने की जो स्ट्रैटेजी है भारतीय जनता पार्टी की, हमने विधानसभा चुनाव में देखी थी। कुछ कांग्रेस पार्टी भी उसी रास्ते पर चलना चाह रही है। क्या कुछ तय हुआ अभी बैठक में, क्या कुछ इनपुट्स मिल रहे हैं बैठक के बारे में? निश्चित तौर पर देखिए, कांग्रेस की कम में आज लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार मैराथन बैठकों का दौर जारी है और इस पर मुख्यतः इसी बात पर मंथन हो रहा है कि आने वाले समय में जो लोकसभा के चुनाव होने हैं वो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस के सामने बहुत बड़ी चुनौती है आशीष, क्योंकि जब 19 में चुनाव हुए थे तो 29 में से मात्र एक सीट कांग्रेस जीत पाई थी, 28 पर बीजेपी जीती थी। तो कांग्रेस को बहुत कुछ यहाँ पर गेन करने की जरूरत है और सीधा जो मुकाबला है वो पीएम मोदी के फेस से है। ऐसे में कांग्रेस अब ये तैयारी कर रही है और स्क्रीनिंग समिति के सदस्यों ने मांग रखी है कि जो बड़े नेता है, दिग्गज नेता है, उनको चुनावी मैदान में उतारा जाए, क्योंकि उनके अपने अपने प्रभाव वाले क्षेत्र हैं, उनके गढ़ उन क्षेत्रों को माना जाता है और अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो कांग्रेस को फायदा होगा। ना सिर्फ उन सीटों पर जहां से वो चुनाव लड़ेंगे बल्कि आसपास की सीटों पर भी जो है वो लाभ देखने को मिलेगा। और बड़े नेताओं से सीधा सा मतलब है कि कमलनाथ चुनाव लड़े, दिग्विजय सिंह चुनाव लड़े, कांतिलाल भूरिया जो है वो चुनावी मैदान में उतरे, अरुण यादव चुनावी मैदान में उतरे, सुरेश पचौरी चुनावी मैदान में उतरे, अजय सिंह राहुल चुनाव लड़े। ये तमाम वो नेता है, वो चेहरे जिनके इर्द गिर्द मध्य प्रदेश कांग्रेस जो है वो चलती हुई नजर आती है। बहरहाल देखिए, स्क्रीनिंग समिति की बैठक में और जो अन्य बैठकें लगातार कांग्रेस कार्यालय में हो रही है उसमें ये सारी बातें जो है वो निकलकर सामने आई हैं। अब देखना होगा कि ये बड़े नेता जो है, जो दिग्गज नेता जो है, इनका रुख चुनाव लड़ने को लेकर क्या कुछ रहता है और अगर पार्टी इनसे कहती है तो क्या ये पार्टी की बात मानकर चुनावी मैदान में उतरते हैं या फिर चुनाव लड़ने से कतराते हैं। ये जरूर देखने वाली बात होगी और जल्द ही इस तमाम बातों से, तमाम सवालों से जो पर्दा है वो उठ जाएगा, क्योंकि अब लोकसभा के चुनाव में बहुत ज्यादा वक्त बचा नहीं है। और आज आप देखें तो एक बड़ा दिन है मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स के लिहाज से, क्योंकि बीजेपी भी लगातार बैठकें कर रही है और इसमें भी कहीं ना कहीं लोकसभा के चुनाव की तैयारियों का रिफ्लेक्शन दिख रहा है और कांग्रेस भी लगातार जो बैठकों का दौर है, जो सिलसिला है चर्चा का, वो चल रहा है और जल्द ही कांग्रेस की ओर से जो पूरा चुनाव लड़ने का ड्राफ्ट है वो तैयार हो जाएगा। पैनल्स जो है वो स्क्रीनिंग समिति के सामने आ चुके हैं नामों के। अब उनमें देखना होगा कि बड़े नाम कौन से हैं और नए नाम युवाओं को कांग्रेस कितना मौका देती है और चुनावी मैदान में उतारती है। जी आशीष। लेकिन वासु, जिस तरह ये स्ट्रैटेजी की बात हो रही है कि बड़े चेहरों को चुनाव लड़ाया जाए, लोगों का, कार्यकर्ताओं का बड़े चेहरों पर तो भरोसा है, लेकिन क्या बड़े चेहरों का पार्टी में भरोसा रह गया है? क्योंकि बहुत बड़ा उलटफेर हुआ है इस बार के विधानसभा चुनाव में, यह भी काफी मायने रखता है। निश्चित तौर पर देखिए, विधानसभा के चुनावों में जो परिणाम आए वो कांग्रेस की मंशा अनुसार बिल्कुल नहीं रहे। कांग्रेस जिन परिणामों की उम्मीद जता रही थी, विपरीत परिणाम कांग्रेस को हासिल हुए हैं और यही वजह है कि कांग्रेस अब नई स्ट्रेटेजी और एक नई टीम के साथ लोकसभा के चुनावी मैदान में उतरी है। विधानसभा के चुनाव खत्म हुए, उसके बाद आप देखिए पार्टी में बड़ी सर्जरी होती है, जो प्रदेश प्रभारी है वो बदल दिए जाते हैं, प्रदेश अध्यक्ष जो है वो बदल दिए जाते हैं, नए नेताओं को नेता प्रतिपक्ष और उपनेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी जो है वो दी जाती है और अभी पीसीसी का भी गठन होना है, तो उसमें भी देखना होगा कि किन लोगों को मौका मिलता है और ये नई टीम अब लोकसभा के चुनाव में कितना कमाल कर पाती है, ये भी जरूर देखने वाली बात होगी। हालांकि देखिए, आप भी जिक्र कर रहे थे आशीष की बीजेपी ने विधानसभा के चुनाव में तमाम बड़े नेता जो हैं प्रदेश के उनको उतार दिया था और इस स्ट्रैटेजी का बीजेपी को बड़ा फायदा मिला था। ना सिर्फ उन सीटों पर जहां पे बड़े नेता चुनाव लड़े थे बल्कि आसपास की सीटों पर भी बीजेपी को उससे खासा और कुछ उसी फॉर्मूले पर कांग्रेस पार्टी भी चलने की प्रयास में नजर आ रही है। वासु, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे अपडेट लेते रहेंगे आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। बढ़ते आगे, इंदौर नगर निगम तक कुत्तों का आतंक का मामला पहुंच गया है। दरअसल एक घायल बच्ची को लेकर निगम दफ्तर पहुंचा उसका पिता। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से शिकायत करने के लिए वो यहां पर पहुंचे। नगर निगम में सीएम का कार्यक्रम था और मेयर ने शिकायत सुनकर पिता और बेटी को वापस भेज दिया। मेयर से बोला, पीड़ित पिता, पूरा शहर है परेशान, और इस मामले को लेकर वो मुख्यमंत्री से गुहार लगाना चाह रहे थे। मेयर ने
आश्वासन दिया है और वापस भेजा है। मिथिलेश हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। मिथिलेश, ये कुत्तों के आतंक से न तो ग्वालियर अछूता है, न इंदौर, न भोपाल, यहां क्या हुआ? आशीष, लेकिन सबसे हैरानी की बात है 2014 के बाद से अभी तक कुत्तों की नसबंदी में 16 करोड़ रुपए खर्चे हो गए, लेकिन कम होने के बजाय संख्या 2.5 लाख के पार चली गई, यानी जो संख्या थी 4 गुना बढ़ गई। अब दूसरी तरफ नसबंदी में 16 करोड़ रुपए खर्च हो गए। रोजाना अगर बात की जाए तो इंदौर का जो सबसे बड़ा लाल अस्पताल है, रोजाना 300 से ज्यादा लोग, लगभग 300-400 रोजाना लोग आते हैं जिन्हें कुत्ते काटते हैं, और सिर्फ ये एक अस्पताल का, और ऐसे 16 अस्पताल संचालित है जहां पर अगर कुत्ते ने काटा तो आप जाकर रेबीज का टीका लगवा सकते हैं। तो ये आंकड़े बताते हैं कि कुत्तों का आतंक इंदौर शहर में कितना है। कल ऐसे ही एक पिता अपनी बेटी को लेकर पहुंचा और शिकायत करने के लिए कि मुख्यमंत्री जी से शिकायत करूंगा कि अब हमें इंदौर शहर में कुत्तों से डर लगता है। घर से निकलो तो कुत्ते बड़ों को भी काटते हैं, बच्चों को काटते हैं, और लोग इस आतंक से काफी परेशान है। महापौर से मुलाकात की, महापौर को सारी बात रखी और महापौर ने आश्वासन देकर वहां से चलता कर दिया। लेकिन ये जो आंकड़े हैं वो काफी चिंताजनक है, और आंकड़े वो सारे स्थितियां स्पष्ट कर रहे हैं कि दावे कुछ और किए जा रहे हैं और जमीन पर हकीकत कुछ और नजर आ रहे हैं। करोड़ों रुपए खर्चे किए जा रहे हैं, बड़े बड़े एनजीओ को ठेका भी दिया गया, तमाम बातें की जाती है कि नसबंदी कराई जा रही है, आवारा कुत्तों पर लेकर नगर निगम जो है वो शिकंजा कस रहा है, कार्रवाई कर रहा है। लेकिन ये आंकड़े अपने आप में काफी है ये बताने के लिए कि नगर निगम क्या कुछ कर रहा है। तो महज से सिर्फ दावे हैं, लेकिन इंदौर शहर में कुत्तों का आतंक है, और कुत्तों की वजह से इंदौर की कई कॉलोनियों में रहवासी काफी ज्यादा परेशान हो चुके हैं, और कुछ ऐसी कॉलोनियां हैं कि जहां पर अक्सर सबसे ज्यादा कुत्तों के काटने के मामले सामने आ रहे हैं। कुछ दिन पहले ही तस्वीर सामने आई थी जहां पर एक मासूम बच्ची को कुत्तों ने अपना शिकार बनाया था। तो लगातार कुत्तों के काटने के मामले इंदौर में सामने आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। इंदौर में ईडी के छापे में सामने आई एक बड़ी जानकारी। दरअसल मंदसौर की एक फर्म ने 100 करोड़ की धोखाधड़ी की है। 100 करोड़ से ज्यादा का लोन लेकर यह धोखाधड़ी किए जाने का मामला जावरा, इंदौर, मंदसौर, अकोला में ईडी ने छापेमारी की। कुल 11 जगहों से छापेमारी कर संदिग्ध दस्तावेज जब्त किए गए हैं। बड़ा खुलासा, बड़ी जानकारी ईडी की छापेमारी में सामने आई, जहां पर ईडी ने कार्रवाई करते हुए 100 करोड़ की धोखाधड़ी के मामले का खुलासा किया। और मंदसौर की एक फर्म जिसने कि 100 करोड़ का लोन लिया और धोखाधड़ी की। जावरा, इंदौर, मंदसौर, अकोला में छापेमार कार्रवाई को अंजाम ईडी ने दिया था। प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा दिए गए इस कार्रवाई में इसका खुलासा हुआ। इंदौर में आरक्षक को 10 साल की सजा दी गई है। दरअसल रिटायरमेंट के 2 साल पहले आरक्षक को यह सजा इसलिए मिली है क्योंकि गलत और फर्जी कागजात लगाकर इसने ये ज्वाइनिंग पाई थी, और 10 साल की सजा और 4,000 रुपए का अर्थदंड इस पर लगा है। फर्जी जाति प्रमाण पत्र के सहारे भर्ती प्राप्त की थी आरक्षक ने। 1983 में फर्जी प्रमाण पत्र के सहारे नौकरी हासिल करने वाले शख्स को रिटायरमेंट से 2 साल पहले अब सजा का ऐलान हुआ, और सजा है 10 साल की। 2006 में शिकायत होने के बाद मामला दर्ज हुआ, केस चला। मामला दर्ज होने के बाद भी वो नौकरी करता रहा, और अब 10 साल की सजा और 4,000 रुपए का जुर्माना। और दतिया में बेखौफ बदमाशों ने 2 जगहों पर फायरिंग की। रामनगर कॉलोनी और राजघाट कॉलोनी में फायरिंग की गई। गोली चलाते बदमाश सीसीटीवी कैमरे में भी रिकॉर्ड हुए हैं। कोतवाली थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। देखिए, ये देखिए किस तरह से फायर करते हुए आरोपी वहां से जा रहे हैं, और यहां फायरिंग के बाद जो बुलेट का निशान है वो भी दिखाई दे रहा है, और ये सीसीटीवी कैमरे में फायर करता हुआ बदमाश दिखाई दिया। दतिया से सामने आए बेखौफ बदमाशों की करतूत। और ग्वालियर में शादी समारोह में चोरी का एक मामला सामने आया। दरअसल चोर मेहमान बनकर आया और चोरी करके रफू चक्कर हो गया। दरअसल चोर ने लगभग 10 लाख रुपए के गहने और कैश से भरा हुआ बैग चोरी कर लिया। देखिए, ये सफेद घेरे में आपको नजर आ रहा शख्स देखने में बहुत सामान्य सा शादी में आया हुआ मेहमान लग रहा है, लेकिन ये 18 से 20 साल का एक शख्स है जो कि चोरी के इरादे से इस शादी में अच्छे खासे कपड़े पहनकर आया और चोरी की वारदात को अंजाम देकर चूना लगाकर गायब हो गया। और खबरें आगे भी जारी हैं, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।